अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो वेलकम टू वीडियोलॉजी बाय अतिया शौर। आज हम लोग जो है वो अपनी इस वीडियो में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जो 103 प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स की स्टडी हम कर रहे थे। टॉपिक नंबर 25 एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट हमारा हो गया था क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। चलो जी, हो गया है हमारा सेशन एक्सपायर। अब चलते हैं, इसको हम कर देते हैं एंटर और इस हमारे पास आ गया है हमारा LMS वापस से। तो हम इसके अंदर डाल देते हैं अपनी ID और पासवर्ड, ठीक है। हम लोगों ने डाल दिया है इसमें अपना पासवर्ड और ID। सही हो गया, हमारा आ गया LMS हमारे पास ओपन हो गया। इसका मतलब है कि अच्छा, तो हमारे पास में हम एक्टिविटी दोबारा चेक कर लेते हैं। एक्टिविटी अभी तक भी ऑन नहीं हुई है हमारी काची की, ठीक है। चलो फिर अपने टॉपिक्स की तरफ ही चलते हैं। टॉपिक्स हमारे हैं जनाब 45, हम लोगों के हो गए 25। तो हम टॉपिक नंबर 26 की तरफ चलेंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, अगर किसी ने वो वाले टॉपिक्स नहीं देखे तो वो जा करके मेरे चैनल पर देख सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ तक कर लिया टॉपिक 25 का। अब यहाँ से 26 टॉपिक नंबर करेंगे टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स, ठीक है। क्विज ले लेते हैं इसका प्री असेसमेंट टेक क्विज। तो यहाँ पर नीचे खड़े थे। स्पीशीज आर ग्रुप्स ऑफ एक्चुअली आर्किटेक्चर इंटरप्रेटिंग नेचुरल पॉपुलेशंस विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स, ठीक है। तो ये है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सही हो गया। चल लेते हैं आगे। उसके बाद द डैश स्पीशीज कॉन्सेप्ट इज अ सिंपल लिनिएज ऑफ एंसेस्टर descendant populations of organisms which maintain this identity from other such lineages in space and time and which has its own evolutionary tendencies and historical fate। ये हमारा है evolutionary concept, ठीक है। चलो ये दोनों हो गए करेक्ट। चल लेते हैं हम आगे। थैंक्स लॉर्ड। अब चलते हैं आगे, अपनी वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं। Principles of Systematics Module 26 Taxonomic Characters। In this module we will discuss what are different taxonomic characters. First of all we will define character। character क्या होता है? character is basically an attribute on the basis of which we can differentiate one taxon from another taxon। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि character एक ऐसा एट्रीब्यूट है, ऐसी एक क्वालिटी है किसी ऑर्गेनिज्म की जिसकी मदद से हम एक ग्रुप को, एक टैक्सॉन को दूसरे टैक्सॉन से सेपरेट कर सकते हैं। कैरेक्टर एक हेरिटेबल ट्रेट है। कैरेक्टर को हम मुख्तलिफ कैरेक्टर स्टेट्स की फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैरेक्टर स्टेट से क्या मुराद है? कैरेक्टर स्टेट बेसिकली एक वेरिएशन है या एक वेरिएंट है किसी भी कैरेक्टर का। फॉर एग्जांपल अगर हम हेयर्स की बात करें, मैमल्स के अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं, तो हेयर्स एक कैरेक्टर है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर हेयर्स मौजूद हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म्स के अंदर हेयर्स मौजूद नहीं होते। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर स्टेट्स हैं कि हेयर्स प्रेजेंट और हेयर एब्सेंट। इसी तरीके से कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो बाइनरी स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं, जिस तरीके से अभी हमने हेयर्स की एग्जांपल पढ़ी कि इसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट या हेयर एब्सेंस। इसी तरीके से कुछ कैरेक्टर्स की कैरेक्टर स्टेट्स ज़्यादा होती हैं, उनको हम मल्टीपल स्टेट या मल्टी स्टेट कैरेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फ्लावर्स के अंदर हम बात करें, तो अगर एक स्पीशीज़ के अंदर मुख्तलिफ शेड्स के फ्लावर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं येलो, वाइट या पिंक कलर मौजूद हैं, तो ये 3 डिफरेंट कैरेक्टर स्टेट्स हैं। इसी तरीके से अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें,
तो न्यूक्लियोटाइड एक करेक्टर है, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड ये 4 डिफरेंट करेक्टर स्टेट्स के अंदर मौजूद हो सकता है, जिस तरीके से एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन। अब एक जो की करेक्टर है या की करेक्टर्स की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सबसे पहले कि एक जो करेक्टर है ये एक टैक्सॉन के तमाम मेंबर्स के अंदर मौजूद होना चाहिए। ये एक अच्छे करेक्टर की पहचान है। इसी तरीके से एक करेक्टर जो होता है, इट इज़ फेयरली स्टेबल एंड ड्यूरेबल। ये एक स्पीशीज के मेंबर्स के अंदर जो है वो कांस्टेंट रहता है, ये ड्यूरेबल करेक्टर है। इसी तरीके से ये क्वालिटेटिव करेक्टर होता है और इसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है विदाउट एनी स्पेशल इक्विपमेंट या डायसेक्शन या फिर हिस्टोलॉजिकल पैरामीटर्स या प्रिपरेशंस के बगैर इस करेक्टर को देखा जा सकता हो। तो ये की करेक्टर्स की अहम खसूसियात हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होनी चाहिए। इन करेक्टर्स की बेस के ऊपर हम बेसिकली एक टैक्सॉन को दूसरे टैक्सॉन से सेपरेट कर पाते हैं। टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन बेसिकली एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो कि एक जैसी एट्रीब्यूट्स के हामिल होते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, इसकी वीडियो कंप्लीट हो गई है। हम चलते हैं इसकी रीडिंग की तरफ। चलें जी, अब हम कर लेते हैं रीडिंग। मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर लें मेरे साथ में, ठीक है। ये हमारा बोनस पॉइंट है, आप लोग को जैसे कि पता है। चल लेते हैं अपने बोनस पॉइंट की तरफ। यहाँ पर कर लेते हैं रीडिंग हम, ठीक है। तो जनाब, हमारे पास है हमारा मॉड्यूल नंबर 26। इसके अंदर है हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर इट इज़ एनी एट्रीब्यूट ऑफ membrane it is any attribute of member of taxon by which it may differ from member of other taxon. A heritable trait possessed by an organism. Characters are usually described in terms of character states, ठीक है। Character state, one of the variant conditions of a trait. Binary states, for example, here present versus here absent, where here is the character and present and absent are the states, ठीक है। उसके बाद मल्टी स्टेट कैरेक्टर, येलो, वाइट और पिंक फ्लावर्स और AGCT, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन फॉर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वालिटीज ऑफ की कैरेक्टर्स अप्लाई टू ऑल मेंबर्स ऑफ टैक्सन और फेयरली स्टेबल एंड ड्यूरेबल, क्वालिटेटिव एंड एब्सोल्यूट, डिटेक्टेबल विदाउट स्पेशल इक्विपमेंट, डिसेक्शन और हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन, ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। उसके बाद टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स आर इलस्ट्रेटेड एज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, बिहेवियरल कैरेक्टर, इकोलॉजिकल कैरेक्टर, ज्योग्राफिक कैरेक्टर्स, मॉलिक्यूलर एंड बायोकेमिस्ट्री कैरेक्टर्स, ठीक हो गया, ऑन्टोजेनेटिक कैरेक्टर्स, सही हो गया जनाब। अब हम करते थे इसको क्रॉस। अब हम चल लेते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ। इस टॉपिक का लास्ट स्टेप हमारा होता है पोस्ट असेसमेंट। तो उसके अंदर है जनाब, चलते हैं, ये भी कर लेते हैं। सही है, इट इज़ एनी एट्रीब्यूट ऑफ मेंबर ऑफ टैक्सन बाय विच इट मे डिफर फ्रॉम मेंबर ऑफ अदर टैक्सन, ठीक हो गया। तो ये है कैरेक्टर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स आर इलस्ट्रेटेड एज डैश ग्रुप्स 5, 6, 8, 7, मेरे ख्याल में तो 5 है। सही है, देखते कि क्या बनता है। ओह माय गॉड, शायद 8 है, तो इसका कोई मसले वाली बात नहीं है। चल लेते हैं हम आगे हमने चलना है। तो ये आ गया हमारे पास लेसन नंबर 27, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इसके अंदर हमारे पास में आ जाएगा प्री असेसमेंट है, पोस्ट असेसमेंट नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, क्विज कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं जी अपना क्विज। इसको कर लेंगे सबसे पहले तो हम। स्पीशीज और ग्रुप्स ऑफ एक्चुअली पोटेंशियल ट्रिब्यूटिंग नेचुरल पॉपुलेशंस व्हिच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। तो ये है हमारे पास बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है।
The dash special concept is a single lineage of ancestor descendant populations of organisms which maintains its identity from other such lineages in space and time and which has its own evolutionary tendencies and historical fate. तो ये हो गया जनाब हमारा एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट, इसको कर लेते हैं ठीक। थर्ड आ गया हमारे पास, इट इज़ एनी एट्रीब्यूट ऑफ मेंबर ऑफ टैक्सन बाय व्हिच इट मे डिफर फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द टैक्सन ऑफ अदर टैक्सन। ये हो गया जनाब कैरेक्टर। तो हो गया जनाब सारे सही, थैंक्स लॉट। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं, ठीक है? फिर वीडियो सुन। प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 27 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इस मॉड्यूल के अंदर हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं? ये जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर देखा कि कैरेक्टर एक ऐसी एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से हम एक टैक्सॉन को दूसरे टैक्सॉन से सेपरेट करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो कि अपेरेंटली वाजे होते हैं, उसके मॉर्फोलॉजी से हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, ये इंटरनल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजी या फिर कैरियोलॉजी, और इसी तरीके से साइटोलॉजिकल डिफरेंसेस इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरीके से जेनिटैलिक या जेनिटेलिया का जो स्ट्रक्चर है वो भी एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। अब हम देखते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो कि एक्सटर्नल बॉडी के अंदर आसानी से नज़र आ जाते हैं। जिस तरीके से अगर हम बर्ड्स के अंदर बात करें तो बर्ड्स के अंदर जो फैदर्स हैं, इसी तरीके से फिश या रेप्टाइल्स के जो स्केल हैं ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। इसी तरीके से अगर हम मैमल्स के अंदर बात करें तो मैमल्स के अंदर पिलेज एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। इसी तरीके से जेनिटेलिया का जो स्ट्रक्चर है ये एक ऐसा एक्सटर्नल कैरेक्टर है जिसकी बेस के ऊपर हम स्पीशीज़ को डिलिमिट कर सकते हैं, जिसकी बेस के ऊपर हम डिफरेंट स्पीशीज़ को सेपरेट कर पाते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स के अंदर जो जेनिटेलिया का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज फार एज टैक्सोनॉमी इज कंसर्न। इसको हम की एंड लॉग मॉडल से तशबीह दे सकते हैं। जिस तरीके से एक स्पेशल लॉग के लिए एक स्पेशल की होती है, इसी तरीके से इंसेक्ट्स के अंदर जो जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर है, मेल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर, उसकी बनावट इस तरीके से होती है कि वो उसी स्पीशीज़ के फीमेल के अंदर एडजस्ट हो पाता है। ये जो इंसेक्ट्स के अंदर जेनिटेलिया का जो स्ट्रक्चर है ये इस वजह से अहम है कि इसकी बेस के ऊपर हम स्पीशीज़ को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर जब टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ की जाती हैं तो जेनिटेलिया को सेपरेट करके उसकी ड्राइंग्स बनाई जाती हैं और इन ड्राइंग्स की बेस के ऊपर हम एक स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ से सेपरेट करते हैं। इसी तरीके से जो कलरेशन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है। ख़ासतौर पर अगर हम बर्ड्स के अंदर बात करें तो बर्ड्स के अंदर मोस्टली जो स्पीशीज़ हैं उनको कलर की बेस के ऊपर आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे कुछ सिबलिंग स्पीशीज़ होती हैं, वहाँ पे मसाइल आते हैं। इसी तरीके से रीफ फिश और बटरफ्लाइज, इनके लिए भी सेम कलर की बेस के ऊपर स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। इसी तरीके से सब स्पीशीज़ में एक स्पीशीज़ के अंदर समटाइम एक से ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, तो ये जो वेरिएशंस हैं ये कलर की वजह से हो सकती हैं और इन कलर्स की बेस के ऊपर हम इन स्पीशीज़ को आसानी से सेपरेट कर पाते हैं। तो जनाब हमारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की जो स्लाइड है, जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम चलते हैं अपने रीडिंग कंटेंट की तरफ। रीडिंग में चल लेते हैं जनाब, हम PPTs को कर लेते हैं डाउनलोड, कर लेते हैं इसको ओपन। तो जनाब हो गई है हमारी PPT ओपन। तो अब चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। एक्स्ट्रा चीज़ों को कर देते हैं क्रॉस और अपने मॉड्यूल तक चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 27, इसका टाइटल है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो हमारे पास
morphology describe the structural features. Morphological characters include external morphology, genitalic structure, internal morphology, embryology, cardiology and other cytological differences. ठीक हो गया. उसके बाद हमारे पास general external morphology. ठीक है. The apparent features are easy to detect and observe. For example, plumage of birds, scales of fish and reptiles, pelage of mammals, phylogenetically significant structures and sclerites of arthropods body, etc. ठीक है. Genitalic structures. The genital structure of each species are different to depict the reproductive isolation used to delimit species. Key and log model. Highly effective insects. Genitalic structures appear to be among the first to change in the course of speciation. ठीक है. उसके बाद में हमारे पास है coloration. Color pattern and other aspects of coloration are convenient. Characters in certain groups of animals, birds and coloration except few genera with sibling species. Same is true or certain reef fishes and butterflies. Many subspecies are identified on the basis of color. ठीक होगा जनाब. काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट आ गया है समझ में. चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ. हमारा अगला लेसन है लेसन नंबर 28 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स 2. टेक क्विज करते हैं प्री असेसमेंट का. स्टार्ट करते हैं क्विज को और इसको ले लेते हैं हम सोल्व कर देते हैं. Species are groups of actually or potentially interbreeding natural populations which are reproductively isolated from other such groups. तो ये है जनाब हमारा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. चलो चलते हैं आगे. इट इज़ any attribute of member of a taxon by which it may differ from member of other taxa. तो ये है कैरेक्टर. ठीक है. चल लेते हैं आगे. Taxonomic characters are illustrated as dash groups. ये पहले भी मेरा गलत हो गया था. 5 लगा दिया था मैंने. इस बार मैं 8 लगाती हूँ. देखते हैं कि ये सही होता है कि नहीं. तो इस बार भी ये हो गया गलत और मुझे पूरा यकीन है कि फिर रिपीट हो जाएगा. अगली बार हम 5 और 8 के अलावा वाला लगाएंगे. ठीक है. अब चल लेते हैं आगे. वीडियो को अच्छी तरह सुन लेते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 28. इस मॉड्यूल के अंदर हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में, जिस तरह के हम लास्ट मॉड्यूल्स के अंदर हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में देखा, इस मॉड्यूल के अंदर भी हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही कंटिन्यू करेंगे. लास्ट मॉड्यूल के अंदर हमने देखा कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस है. इसी तरीके से इंटरनल मॉर्फोलॉजी या इंटरनल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टैक्सोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं. खासतौर पर अगर हम मैमल्स की बात करें या रेप्टाइल्स की बात करें तो एनिमल्स की जो स्कल है ये एक इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है. फोसल से जो हमें हार्ड पार्ट्स मिलते हैं, खासतौर पर स्कल्स या जो बोन्स मिलती हैं या टीथ के जो स्ट्रक्चर्स हमें फोसल फॉर्म के अंदर मिलते हैं, इनको हम टैक्सोनॉमी के लिए यूज करते हैं. क्योंकि स्कल की बेस के ऊपर या टीथ की जो मॉर्फोलॉजी है, इसकी बेस के ऊपर हम स्पीशीज को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं. इस तस्वीर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 डिफरेंट किस्म की स्कल्स दिखाई गई हैं. पहली जो किस्म है एनेस्पिड स्कल, जो कि टर्टल्स के अंदर है. यहाँ पे जो स्कल है, यहाँ पे कोई टेम्पोरल ओपनिंग मौजूद नहीं है. जबकि डायस्पिड स्कल जो कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर मौजूद है, यहाँ पे 2 टेम्पोरल ओपनिंग्स मौजूद हैं. जबकि जो साइनेप्सिड स्कल जो कि मैमल्स के अंदर है, यहाँ पे एक टेम्पोरल ओपनिंग मौजूद है. तो
स्कल का जो स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट होता है, और इस कैरेक्टर को हम स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो लार्वल स्टेजेस हैं, एम्ब्रियोलॉजी की डिफरेंट स्टेजेस या एग्स की मॉर्फोलॉजी को कंपेयर करें तो वो भी डिफरेंट होती है। जिस तरीके से एनोफिलीज मैक्यूलिपेनिस की एग्जाम्पल अगर हम कोट करें तो एनोफिलीज मैक्यूलिपेनिस जो कॉम्प्लेक्स है, इनिशियली ये ख्याल किया जाता है कि एनोफिलीज मैक्यूलिपेनिस जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर 6 स्पीशीज थी। क्योंकि ये सिबलिंग स्पीशीज मॉर्फोलॉजिकली सेम होती हैं, इनको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो इनिशियली इन तमाम स्पीशीज को एक ही स्पीशीज कंसीडर किया जाता था, लेकिन बाद में जब डिटेल स्टडीज की गई तो पता चला कि ये एक स्पीशीज नहीं बल्कि ये तो डिफरेंट स्पीशीज हैं। ये कम से कम 6 स्पीशीज का एक कॉम्प्लेक्स था, और इसकी डिस्कवरी के अंदर, इसकी आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो एग स्ट्रक्चर था उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी तरीके से व्हाइट फ्लाइज जो है इसको उसकी प्यूपा की बेस के ऊपर हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी जो एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसके अंदर क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, ये तमाम स्टेजेस जो है हेल्प करती हैं ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन के अंदर। इसी तरीके से अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और जो नंबर होता है ये भी स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। तो इन कैरेक्टर्स को यूज करके एक स्पीशीज को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो कैरियोलॉजी या जो साइटोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इसकी बेस के ऊपर हम क्लोजली जो रिलेटेड स्पीशीज हैं, खासतौर पे जो सिबलिंग स्पीशीज हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से इनकी बेस के ऊपर हम फाइलोजेनेटिक लिनिएज एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो क्रोमोसोमल जो स्ट्रक्चर या जो उसका नंबर है ये एक इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर है जो कि आइडेंटिफिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। चलें जी, हमारी रीडिंग आ गई है यहाँ पर। इसकी पोस्ट असेसमेंट नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगले में प्री असेसमेंट होगी ना, वो पोस्ट असेसमेंट के तौर पर भी काम कर लेगी, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी बोनस पॉइंट की तरफ। हमारा आ गया बोनस पॉइंट, तो हम इसको एक्सेप्ट में क्लोज कर देते हैं। तो मॉड्यूल नंबर 28, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। Internal anatomy provides taxonomic characters for all groups of higher animals. The extent to use vary from group to group. The skull of routinely used in classification of higher mammals, teeth and bones of fossils and other hard parts, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी में आ गया है वेरियस larval stages embryology and even eggs में provide taxonomic information, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आ गया है sibling species of Anopheles मैक्यूलिपेनिस,
एग स्ट्रक्चर, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाइट फ्लाइज आर बेस्ड ऑन प्यूपा, comparative embryological stages like cleavage, blastulation, gastrulation, etc. are helpful, ठीक है. Karyoology and other cytological factors. Karyoology is description of size, shape and number of chromosomes. The simplest cytological character is chromosomal number, species specific, ठीक है. Comparison of closely related species, sibling species, ठीक है. इस्टेब्लिशिंग फाइलेटिक लिनिएजेस, तो ये सब जो है ना क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है. सही होगा, हमें लग गई है अच्छे से समझ. तो इस वीडियो में इतना ही. अगले टॉपिक से हम अगली वीडियो को स्टार्ट करेंगे. तो एक वीडियो में मैं 3 टॉपिक्स कवर कर रही हूँ. इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं अपने 26, 27 और 28. अगली वीडियो में स्टार्ट होंगे 29 से, ठीक है. तो अगर आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आया हो, आई होप आप लोगों को समझ ज़रूर आया होगा कुछ ना कुछ, तो प्लीज़ लाइक कर देना मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है. और मैं वीडियो से रिलेटेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करती रहती हूँ. तो आप लोगों को अगर कोई भी चाहिए वीडियो तो जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.